सुबह के समय मंदिर के बाहर लोगों का आना जाना होता रहता है। बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पे खेल रहे होते हैं। अर्जुन एक तरफ खड़ा होता है, पूजा की थाली साइड में रखे हुए, आंखों में उम्मीद लिए हुए। आज पिताजी की बरसी होती है। पूरा परिवार मंदिर की आरती के लिए तैयार बैठा होता है। अर्जुन की माँ 10 मिनट से बाहर दिख रही होती है, लेकिन शायद पंडित मोहन आज फिर से आना लेट हो गए। साल भर ये दिन का इंतजार होता है, पर हर साल कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तभी वहां से पंडित मोहन चलते हुए आता है, बिल्कुल लेट और बिना सोचे हुए कि बेचारे परिवार पे क्या बीत रही होगी। और अर्जुन, तुम इतनी देर से यही हो? बेटा, आज कुछ तो है ही नहीं। मुझे लगा अगले सोमवार की बात हुई है। कैलेंडर में तो मैंने भी एक बार चेक किया था कल रात। पंडित जी, ये दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। माँ सुबह से पूजा की थाली लेकर बैठी हुई है। पूरे गांव में रिश्तेदार आ चुके हैं। मैं तो हर साल आपको याद दिलाता हूँ, फिर भी आप भूल जाते हैं। अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, दिन इतनी तेज भागे जा रहे हैं। बंसीलाल का घर प्रवेश था, उसके पहले शर्मा जी के घर का सत्यनारायण, और फिर उनका नामकरण। कभी कभी किसी की बात याद रखता हूँ तो दूसरों की भूल जाता हूँ। आपको सब कुछ एक जैसा लगता होगा पंडित जी, पर हमारे लिए तो ये पूरी एक जिंदगी का सवाल है। आप भूल जाते हैं, लेकिन हम सब याद रखते हैं। पिताजी की बरसी हर साल आपने लेट करवाई है। कभी पूरा सामान नहीं होता, कभी पूजा अधूरी रह जाती है। अरे क्या करूं बेटा, मंदिर की जिम्मेदारी भी तो है। इतने लोग हैं, सब अपना काम लेके आते हैं। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, देवता नहीं। भूल हो गई, कल सुबह हो जाएगा। आज थोड़ी मुश्किल लग रही है। अरे, कल कोई पूजा करने का मतलब है? सब लोग आज यहाँ इकट्ठा है। माँ का चेहरा देखो, आप कैसे सबको दुखी कर रहे हो पंडित जी। अर्जुन बेटा, मेरे बस में होता तो मैं तो कल ही काम करके बैठा रहता, लेकिन समझो, मैं भी थोड़ा थक जाता हूँ। आज सुबह से एक आंगनवाड़ी में गया था, वहां से सीधे यहाँ आना हो गया। हर दिन कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। आपको तो सिर्फ आपकी थकान दिखती है, लेकिन हमारी उम्मीद के बोझों का महसूस का क्या होगा? पिछले साल भी आप लेट आए थे, इस साल भी वही बात हुई। चलो, अब देर हो गई तो कल सुबह मिलते हैं। अपनी माँ को कहना मैं आज नहीं आ सकता हूँ, कोई और दिन रख लें। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता। पंडित मोहन यही बात बोल के निकल लेता है। अर्जुन में लेकिन गुस्सा होता है कि हर बार की तरह पंडित मोहन ने कोई ना कोई बहाना दे दिया होता है। अगली सुबह मंदिर से निकल के अर्जुन नीम के पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। सांस भारी होती है और आंखों में फिर भी गुस्सा होता है। थोड़ी देर बाद रमेश आता है, जो उसका पुराना दोस्त होता है। अर्जुन चुप होता है, लेकिन दोस्ती में आवाज की जरूरत तो होती नहीं। अर्जुन, तेरे चेहरे से मैं सब समझ रहा हूँ, भूल जा भाई। वैसे भी ये गांव है, यहाँ हर किसी का नंबर आता है। मेरी माँ अभी तक पंडित मोहन को माफ नहीं कर पाई है। भाई की शादी वाले दिन जब मंडप सजा था, तभी पंडित जी देर से आए थे। सारा समय रस्म अधूरा रहने में रह गया। हम सब चुप रहे। अरे, किसी ने बोला नहीं फिर? सब ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे? अरे क्या बोले, मंदिर तो उन्हीं का है। गांव की हर छोटी रस्म उन्हीं के थ्रू होती है। अगर कुछ बोलो तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं, और उनके अलावा अब करेगा भी कौन। अब हम सिर्फ झुककर ही उनकी गुजारिश कर सकते हैं। फर्क तो सबको पड़ता है। हमारी खुशी, हमारा दुख, सब कुछ आधा छोड़ देते हैं। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता? अरे, फर्क तो सबको पड़ता है, पर फर्क का क्या है? पंडित मोहन ने कभी किसी के बारे में कुछ सोचा है? दूसरों से पहले अपनी जय करता है, और कुछ भी हो आलस हमेशा दिखाता रहता है। लेकिन क्या करें, गांव वाले भी, उनकी भी तो मजबूरी है। अरे कैसी मजबूरी? कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ताकि ऐसे आलसी पंडित मोहन को एक बार में बात समझ आए और वो अपना काम ढंग से करे। क्या करें, अब सब चुप ही हैं, इसलिए तो आज ये माहौल है। कोई उसे कुछ बोलना ही नहीं चाहता। सब डरते हैं पंडित मोहन के श्राप देने से। जब तक कोई सामने नहीं आएगा, तब तक यूं ही चलता रहेगा। लगता है पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। चुप रहने की आदत हो गई है सबको। पंडित मोहन की गलतियां सिर्फ तुझे नहीं, पूरे गांव को चुभ रही हैं। लेकिन अब हम सिर्फ एक दूसरे का सहारा ही बन सकते हैं। क्या ही बोले इससे ज्यादा। नहीं, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। किसी को जाके पंडित मोहन को बोलना पड़ेगा कि ये गलत बात है, और इससे कभी न कभी उसे निकलना पड़ेगा। अर्जुन की आंखों में भरोसा होता है,
उसके मन में ये बात होती है कि वो पंडित मोहन को सही राह दिखा पाए, पर क्या उसके गांव वाले साथ देंगे? उसका दोस्त रमेश तो वहीं से मुकर जाता है। अगले दिन दोपहर की धूप तेज होती है। गांव के कुएं के पास औरतें पानी भर रही होती हैं, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। अर्जुन वहीं से गुजरता जा रहा होता है कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, तू यहाँ इतना चुप क्यों खड़ा है? सुबह मंदिर में सब ठीक था ना? मैं सब देख रही थी। तेरा दुख मेरा भी है। अरे सुनीता दीदी, हर साल की एक बात है। हम जितनी भी तैयारी करें, जो भी करें, पंडित मोहन जी कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं। लगता है हमारी रस्में, हमारी फीलिंग्स, इन सब के बारे में वो सोचते ही नहीं। अर्जुन, सिर्फ तुम ही नहीं हो, पूरे गांव की मजबूरी है। जब मेरी बिटिया पैदा हुई थी, उसका नामकरण था। पंडित जी ने उस दिन बहुत सारी लिस्ट उल्टा दी थी। जब बुलाया तो बोला कौन सी लिस्ट, और जब याद दिलाया नामकरण की है, तो उसने मेरी बेटी का नाम टुहिया रानी रख दिया। टुहिया रानी? ये कैसा घटिया नाम है? हाँ, अब मेरी बेटी का नाम वही पड़ गया है, और वही सब उसे बुलाते भी हैं। तो कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? किसी या किसी को तो बोलना ही पड़ेगा इसके बारे में। आवाज उठाना आसान नहीं है। गांव की सभी में रस्में उन्हीं के हाथ में होती हैं। मेरा पति भी कहता है, छोड़ दो, जरूरत पड़ती है, भूल जाओ। मैं तो सोचती हूँ, हम सबकी मजबूरी है या डर? दीदी, अगर आप जैसे लोग भी चुप हैं, तो हम जैसे जवान क्या करेंगे? कल किसी की शादी, किसी की अंतिम यात्रा, सब पे वो पंडित मोहन भारी पड़ेगा क्या? बेपरवाही है ये अर्जुन, आदत है उनकी। कोई बोले नहीं तो ये ना बोलना भी आदत बन जाती है। पर याद रख, तू अकेला नहीं है। आज तेरे साथ जो हुआ वो सबके साथ हो चुका है। शायद अब वक्त आ गया है कि कोई सामने आए। मैं थक गया हूँ। हर साल, हर रस्म, हर उम्मीद आखिरी छूट जाती है। क्या सच में कुछ बदल सकता है? बदलेगा तभी जब कोई पहला कदम उठाएगा। तो चाहे तो हम सब तेरे साथ खड़े हो सकते हैं। बस जरूरत है कोई शुरुआत करे। सुनीता दीदी अपनी ये बात काफी गहरे शब्दों में बोल जाती है, और मोहन को भी ये बात छू जाती है। अगले दिन शाम होने चलती है। चबूतरे पे पंचायत के लोग होते हैं और कुछ गांव वाले इधर उधर चल रहे होते हैं। पंडित मोहन आराम से वहां खड़े होते हैं, और अर्जुन ने तो आज फैसला कर लिया होता है कि या तो आज पंडित मोहन का आलस रहेगा या उसकी बातें। पंडित जी, आज बस आपकी एक बात कर आज आपसे बस एक बात कहनी है। सिर्फ मेरे पिताजी की बरसी नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन हर साल आप कोई ना कोई रस्म वादा भूल जाते हो। आपको लगता है कि हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अर्जुन, मैं तो अकेला इंसान हूँ। मंदिर की जिम्मेदारी है मेरे ही सर पे। तुम लोग समझते नहीं हो। हर किसी की इच्छा, हर किसी का काम याद रखना आसान थोड़ी ना होता है। मैं देवता नहीं हूँ, मैं भी थक जाता हूँ। अरे हम भी इंसान है पंडित जी, हमें भी दुख होता है। हमारी भी खुशी या हमारा गम किसी की लापरवाही से अधूरा रह जाता है। गांव की सुनीता दीदी, रमेश, सबने मुझे बताया कि यहाँ सिर्फ इस फसल का जड़ आप ही हो, और आप ही ये ठीक कर सकते हो वादा करके कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे। आपको क्या लगता है, आप बार बार ये करोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? अरे तो क्या चाहते हो अर्जुन? मैं कैसे याद रखूं इतने लोगों का काम? जिसको मंजूर नहीं, दूसरा पंडित ढूंढ लो। मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। किसी को पसंद नहीं तो वो उनकी गलती है। आपके शब्दों से लगता है कि हमारी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। सब दुख, सब उम्मीद आपकी भूल में दब के रह जाती है। ये मैं सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव की तरफ से बोल रहा हूँ। अबे अरे भाई, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, हर किसी को खुश रखना मेरे बस की नहीं है। तुम किसी और से पूजा करवा लो, इतना ही शौक हो रहा है तो। मैं यहाँ किसी मजबूरी से नहीं हूँ। तो फिर आप जब भूलेंगे तो हम सब लोग आवाज उठाएंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपनी इज्जत अपने हाथ में लेंगे। अब जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, और तुझे तो मैं श्राप देता हूँ कि तू जैसे ही निकलेगा तुझे एक ट्रक कुचल देगा। देखियो, ये सच नहीं हुआ तो मेरा नाम भी पंडित मोहन नहीं। ये बोल के पंडित मोहन का श्राप अर्जुन को तो पड़ जाता है, और अर्जुन इस सब में भरोसा नहीं रखता। पर अगले ही दिन जब अर्जुन चल के जा रहा होता है तो उसे एक ट्रक कुचल देता है, और उसका वहीं पे अंतिम संस्कार हो जाता है। पंडित मोहन उसके भी आखिरी यात्रा में लेट हो जाते हैं, और गांव में जैसे जो चल रहा था वैसे ही चलता रहता है।
गोपालपुर नाम की एक बस्ती होती है जहाँ के लोग थोड़े गरीब होते हैं और उनको पैसों की होती है हमेशा कमी। उसी बस्ती में एक राशन की दुकान होती है जहाँ दोपहर की धूप में भीड़ लगी होती है। गोपाल एक कमजोर सी थाली लेके लाइन में खड़ा होता है। मुंशी हरिराम, गांव का राशन डिस्ट्रीब्यूटर, हमेशा की तरह अमीर लोगों को भर के बोरा दे रहा होता है और गरीब लोगों को आधा आधा। नमस्ते मुंशी जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बना घर में। जरा आज पूरा राशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब भला अम्मा की बीमारी भी राशन की दुकान की जिम्मेदारी है क्या? तो पहले भी आया था ना, अब फिर सेम कहानी। लोगों का टाइम बर्बाद मत कर, चल निकल यहाँ से। मुंशी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पिछले हफ्ते भी आधा राशन दिया था, उसी से गुजारा किया है, अब और संभालना मुश्किल है। आपने तो सेठ जी को 2 बोरी दी है, उनके घर में तो सिर्फ 3 लोग हैं। सेठ जी टैक्स भरते हैं, गांव की उन्नति में योगदान करते हैं। तू क्या करता है? दिन भर इधर उधर घूमता रहता है बिना काम के। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, पर आपका तो फर्ज है कि आप सबको बराबर राशन दें। गरीबों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तू मुझे फर्ज सिखाएगा? ये राशन मेरी जिम्मेदारी है और मैं जानता हूँ किसको कितना देना है। अब ज्यादा बकवास मत कर। मुंशी जी, हम भी तो इंसान ही हैं, पेट तो सबका होता है, भूख सबको लगती है, अमीर हो या गरीब। चल लाइन से हट, तेरे जैसे रोज आते हैं, कल कोई नई कहानी लेके आ जाएगा। अच्छा नाटक करता है तू। ये बोल के मुंशी हरिराम गोपाल को वहां से भगा देता है। बेचारा गोपाल फिर से आधा राशन लेके घर वापस जाता है। घर जाते जाते एक छोटी सी छतरी के नीचे गोपाल और उसका दोस्त राजू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। राजू के पिताजी, जो कभी हरिराम के साथ काम करते थे, अब बीमार हैं और उस बेचारे को भी आधा राशन मिलता है। भाई, आज फिर मुंशी जी ने सिर्फ आधा राशन दिया, अम्मी रोटी के बिना ही सो गई कल, पास में कुछ भी नहीं बचा। मेरा भी हाल अलग नहीं, पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन प्रोटीन वाली चीजें खिलाओ। मैं राशन लेने गया तो मुंशी जी ने मुझे भी कहा तू कुछ ज्यादा ही बोलता है, आधे चावल देके बोलता है यही मिलेगा सबको। पर तुम्हारे पिताजी तो हरिराम के पास काम करते थे, उन्होंने तो हमेशा समर्थन किया है उनका। हाँ, सोचा था सिस्टम ठीक है, सोचा था मुंशी जी ईमानदार हैं, पर जब खुद पे बीती तो समझ आया ये सिर्फ अपनों के भले के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो क्या करें, चुपचाप सहते रहें क्या? नहीं, तू लड़ रहे गोपाल, तेरे जैसे किसी को एक ना एक दिन तो खड़ा होना ही पड़ेगा। हर बार चुप होते रहे तो कुछ सही नहीं हो पाएगा। पर मेरे बोलने से क्या होगा, हर कोई तो डरता है उनसे। शायद कुछ ना हो, पर कम से कम सच बोलने से बात तो बढ़ेगी। तू एक काम कर, डर मत और तू जाके बोल ही दे। सही कह रहा है यार तू, कब तक सहेंगे हम ऐसे? गांव में हर किसी के पास पहले पूरा राशन आता था और अब देख आधे राशन पे जी रहे हैं। क्या पता यही करने से तेरा सही वक्त आ जाए। बस हम हिम्मत बनाए रखेंगे तेरे लिए। राजू से बात करने के बाद गोपाल को थोड़ा हौसला तो आता है कि उसको सही कदम उठाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए। गोपाल जाता है गांव के कुएं के पास जहां सारी महिलाएं पानी भरने आती हैं। गोपाल बाल्टी लेके खड़ा होता है। वहां एक महिला शांति उससे बात करने लगती है। अरे गोपाल बेटा, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताएं दीदी, राशन लेने गया था, फिर वही आधा मिला। अम्मा की तबीयत भी खराब है, पर मुंशी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिराम गरीबों से सबसे ऐसी बात करता है, मैं भी रोज देखती हूँ। कल सीमा की माँ आई थी, बेचारी के घर में सिर्फ 2 रोटी बची थी, फिर भी हरिराम ने उसे डांट दिया। सब चुप रहते हैं, कोई कुछ बेचारा बोल नहीं पाता। भूख इंसान को कमजोर बना देती है, आवाज दबा देती है। लोग बोलना चाहते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ बदलेगा ही नहीं। पर कुछ तो करना पड़ेगा, हर घर में दुख है, लेकिन कोई बेचारा बोलता ही नहीं। मुंशी जी से सब डर जाते हैं। तुमने बोलना शुरू किया है ना, ये भी कुछ कम नहीं। कभी कभी एक आवाज पूरे गांव की आवाज बदल देती है। क्या आपको लगता है
कोई मेरी बात सुनेगा? शायद या शायद नहीं, पर अगर लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो हरिराम मुंशी जी जैसे लोग हमेशा ही चलते रहेंगे। तुम्हारे जैसे लोग ही कहानी बदल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ दीदी, आपका आशीर्वाद बना रहे। ये बोल के गोपाल वहां से निकल जाता है। अगले दिन मंदिर के सामने शाम के वक्त गोपाल मुंशी हरिराम से फिर से मिलता है एक बार। आज उसके चेहरे पे डर नहीं, बस थोड़ी थकान होती है। मुंशी जी, एक बात करनी थी, इस बार चुप नहीं रहूंगा। अरे भाई, अब क्या हो गया? माँ अभी भी बीमार है क्या? आप सबको आधा राशन देते हो, गरीबों के साथ भेदभाव करते हो, सेठ जी को बोरी भर के देते हो और हमारे लिए सिर्फ आधी मुट्ठी भी नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? अबे तू मुझे सिखाएगा इंसाफ? मुझे पता है किसकी जरूरत कितनी है और क्या है। तू बेकार में हंगामा मत कर, वरना तुझे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हंगामा नहीं मुंशी जी, सच कह रहा हूँ। आपके कारण गांव के बच्चे भूखे सो रहे हैं। लोग चुप हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो समझते नहीं क्या चल रहा है। तो जा फाइल कर दी कंप्लेंट, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम भी मुझे जानता है, तेरे जैसे हजार आए और गए। शायद सिस्टम नहीं सुधरेगा, शायद कुछ नहीं होगा, पर कम से कम मैं खुद से झूठ तो नहीं बोल रहा। तू बेकार आदमी है, तुझ में दम होता तो तू कुछ बन जाता। ये ड्रामा बंद कर और चल जा यहाँ से। एक दिन सब बोलेंगे मुंशी जी, तब आप जैसे लोग चुप हो जाएंगे। तब की तब देख लेंगे। अभी निकल यहाँ से। मैं तो बोलूंगा और देखना, एक दिन पूरा गांव भी बोलेगा। ये बोल के गोपाल वहां से चला तो जाता है, पर सिस्टम पूरा मुंशी जी के साथ ही होता है। ना गांव में कुछ बदलता है और ना ही गरीबों को राशन मिलता है ढंग से।